तो हेलो फ्यूचर सीएस, कैसे हो आप सब लोग। तुम आई एम सी एम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल, जहाँ पे हम लोग डीटी सीए इंटर डायरेक्ट टैक्स के लिए डीटी डोज बैच कर रहे हैं, जिसमें हम अभी करंटली 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन खत्म कर चुके हैं। आज हम फोर्थ हेड ऑफ इनकम जो है अदर सोर्सेज उठाएंगे। अदर सोर्सेज के बाद लास्ट में बचेगा बस पीजीबीपी। तो पीजीबीपी बहुत बड़ा टॉपिक है और कंपेरेटिवली अदर सोर्सेज बहुत छोटा टॉपिक है। छोटा है, इजी है, पर कम मत समझना। आता है एग्जाम में, आपको अच्छे मार्क्स दे जाएगा। काफी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। और तो ऐसा है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब एक सब्सक्राइब से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो आ जाओ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। ये सेक्शन 56 से 59 में दिया गया है। और ये 3 स्पेशल सेक्शन है, हम सारा एक साथ एक के बाद एक पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो सेक्शन 56(1) क्या बोलता है। इफ एन इनकम कैन नॉट बी, जो इनकम कहीं नहीं आई बाकी 4 हेड्स में, ना सैलरी में आई, ना हाउस प्रॉपर्टी में आई, ना पीजीबीपी में आई, ना कैपिटल गेन में, अगर कोई इनकम इन चारों हेड्स में फॉल नहीं कर रही है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। रेसिड्यूअरी हेड है ये, यानी उन चारों में नहीं है, उन चारों में स्पेसिफिकली डिफाइन किया है, ये करोगे तो यहाँ आएगा। पर अगर कोई चीज वहां कहीं नहीं आ रही है अदर सोर्सेस में, ठीक है। तो दिस है सेफ्टी नेट टू इंश्योर ऑल टैक्सेबल इनकम्स आर कवर्ड इन दिस, ठीक है। इसमें इसके भी एग्जांपल्स है, डिविडेंड, कैजुअल इनकम, लॉटरी, गेमिंग, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऐसे कर गिफ्ट मिलता है। आपके पापा ने, आपके भाई ने आपको कुछ गिफ्ट कर दिया, आपके गर्लफ्रेंड ने आपको कुछ गिफ्ट कर दिया, वो सब, ठीक है, गिफ्ट इसमें आएंगे। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन क्या होती है, मीन्स कोई पर्सन एक्स को अगर गिफ्ट पेंशन मिल रही है, एंड देन पर्सन एक्स डाई होता है और उसकी पेंशन उसके वाइफ को या उसके सन को, वाइफ को ट्रांसफर होती है, सन को तो यूजुअल नहीं होती। तो वाइफ को अगर पेंशन ट्रांसफर होती है तो फैमिली पेंशन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन, एनहांस्ड कंपनसेशन में आपका लैंड एक्वायर हो गया था, सब, कोई भी नेशनल हाईवे में आपका लैंड चले गया, आपने पहले आपको कंपेंसेशन मिला, आपने कोर्ट में केस किया, आपको एनहांस करके मिला कंपेंसेशन। तो एनहांस कंपेंसेशन 4 साल बाद मिला, तो 4 साल का इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट, फॉरफिटेड एडवांस मनी, उसके बाद में सर्टेन टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स, रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, हाउस प्रॉपर्टी मिल जाता है, ठीक है। तो अब ये, तो अब देखो बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन, बाकी सब जगह ऐसा डिफाइंड है, ये अप्रूवल पे होगा, ये कैश पे होगा। आईएफओएस में ऐसा डिफाइन नहीं है, आप एक तो कैश यूज कर सकते हो या मर्केंटाइल यूज कर सकते हो। अब इसका एक एग्जांपल ऐसा देख लो आप, इफ इन केस आपके पास आपने एक लोन लिया है, ठीक है। उसने लोन लिया आपने 50K का, एंड उस पे जो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, वो ड्यू हो रहा है 5K। ये ड्यू हो गया मार्च 25 में, ठीक है। मार्च 25 में 5,000 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। और आपने लोन दिया है, सॉरी, लोन गिवन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ही हो गया, बट इंटरेस्ट आपने जो रिसीव किया वो रिसीव किया जून 25 में। अब अगर आप कैश बेसिस के हिसाब से लेंगे तो जून 25 यानी 25-26 में जाना चाहिए। और अगर आप मर्केंटाइल बेसिस पे लेते हो तो वो 24-25 में जाना चाहिए, जब ड्यू हुआ तब। तो ये इसमें बोला है कि आप दोनों में से कोई यूज कर लो, आप एसएससी को चॉइस है। आप मर्केंटाइल बेसिस पे टैक्स भर दो या फिर कैश बेसिस पे भर दो। पर कैसा है, अगर आप एक बार जो ये करोगे, अगर आपने एक बार कैश बेसिस चूज कर लिया तो कैश बेसिस ही कंसिस्टेंटली यूज करना। आप एक साल ये, एक साल वो, एक साल ये, एक साल वो करोगे तो कंफर्म आपको नोटिस आएगा, ऐसे असेसिंग ऑफिसर आपको कंफर्म पकड़ेगा और ऐसा करोगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट मेथड रेगुलरली अप्लाई, ठीक है। उसके अलावा कुछ ये है, इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपेंसेशन जो है, इस पे आप मर्केंटाइल बेसिस लगा ही नहीं सकते, ये ईयर ऑफ रिसीट यानी कैश बेसिस पे ही टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। कैश बेसिस ओनली, ओके। तो चलो अगला देखो, स्पेसिफिकली चार्ज अंडर सेक्शन 56(2). सबसे पहला आता है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड जो है अदर सोर्सेस की इनकम है, सबसे फेमस और सबसे ज्यादा रियल लाइफ में आपको दिखेगा। तो एक तो इंटरेस्ट आपको दिखेगा अदर सोर्सेस में, हर बंदे का, आप किसी का भी, आप अभी आर्टिकल शिप करोगे अगले साल से, अगले ये टेम पास होने के बाद से, तो तब आपको दिखेगा, आप जब आईटीआर फाइल करोगे इंडिविजुअल्स के किसी के भी, तो ऑलमोस्ट सबके इसमें आपको ये तो दिखेगा ही कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी और डिविडेंड। तो ये एकदम कॉमन चीज है, एफडी और डिविडेंड, ठीक है। तो टैक्सेबल अंडर ये,
अगर आपको बोनस शेयर मिलता है और वो सैलरी में टैक्सेबल हो गया है तो यहाँ नहीं आएगा। जो बाकी कहीं टैक्सेबल नहीं हुआ है वही आएगा, ठीक है। तो डिविडेंड यहाँ आता है। अब डिविडेंड का मतलब क्या है? तो वो ही एक ही डिविडेंड नहीं होता जो आपके बैंक में आता है, उसके अलावा भी काफी मीनिंग दिए गए हैं, सेक्शन 222 में डिफाइंड है। तो ये क्लॉजेस है, तो ये ऐसा पढ़ना है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए, उसमें डिफाइंड किया है कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको डिविडेंड आता है, आपने पढ़ा होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑफ 4 रुपीज पर शेयर। तो 4 रुपए पर शेयर ये वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो तो ठीक है, ऑर्डिनरी डिविडेंड हो गई। 10 lakhs फ्रॉम इट्स प्रॉफिट टू शेयर होल्डर, डिविडेंड इनकम, तो ये डिविडेंड इनकम हो जाएगा। टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ए, 222 ए, ठीक है। अब 222 बी देखो, इशू ऑफ डिबेंचर्स और बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, उन्हें आपने डिबेंचर्स या बोनस शेयर्स इशू किए हैं। द कंपनी इशूड डिबेंचर ऑफ 50 के टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर फ्रॉम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डीम्ड डिविडेंड। आपने कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, उन्हें आपने डिबेंचर बोनस शेयर दे दिए, तो वो भी आपके डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के हाथ में, ठीक है। अगला देखो, डिस्ट्रीब्यूशन और लिक्विडेशन। कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, कंपनी का दिवाला निकल गया, कंपनी बंद हो गई। कंपनी मान लो कंपनी बंद हो गई, कंपनी के पास 8 लाख रुपए प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा हुआ था। वो भी कंपनी ने, यानी इसके टाइम जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तब सारी कैश, या एक तो ऐसे कैश जब डिस्ट्रीब्यूट हुई, तब जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला ये पार्ट है उसको डिविडेंड मान लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट्स 8 लाख फ्रॉम पास्ट प्रॉफिट यानी अक्यूमुलेटेड जो उनका ये है प्रॉफिट से टैक्सेबल एज डिविडेंड। अब अगला देखो, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। मान लो, एक्सक्यूज मी, हाँ, तो आपका जो है कैपिटल रिड्यूस हुआ है, कैपिटल रिड्यूस हुआ है यानी आपने अभी एडवांस अकाउंट में पढ़ा होगा, जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है उसमें दिमाग नहीं लगाते हो, एडवांस अकाउंट में पढ़े ही हो, ठीक है। तो रिड्यूसिंग, अगर आपने शेयर कैपिटल रिड्यूस किया है तो पेइंग बैक 5 लाख रुपीज फ्रॉम पास्ट प्रॉफिट, पास्ट प्रॉफिट से आपको कुछ पैसा रिसीव हुआ, डीम डिविडेंड, ठीक है। अब देख लो, ये वाला पॉइंट मस्त है, 222 ई, ठीक है। ये क्या बोलता है? लोन और एडवांस टू शेयर होल्डर जिसके पास 10% से ज्यादा शेयर्स है, और अ कंसर्न वेयर द शेयर होल्डर हैज 20% इंटरेस्ट। यानी अगर आप एक बंदे हो, आपका कोई एक एंटिटी में 10% शेयर्स है, तो आप, या फिर आपके कोई और एंटिटी में 20% शेयर है और आपकी इसमें 20% शेयर है, और वो दोनों आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो भी वो डिम डिविडेंड माना जाएगा, ठीक है। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 6 lakhs का लोन देती है एक्स को, जो 25% शेयर होल्ड करता है। तो कंपनी हैज 4 लाख ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो 4 लाख इज डिन डिविडेंड अंडर सेक्शन दिस, ठीक है। और ये सेक्शन है ना, सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी को लगता है, ठीक है, पब्लिक को नहीं लगता। क्लोजली हेल्ड यानी प्राइवेट, पब्लिक को नहीं लगता, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज को ही ये लगता है। तो यानी ऐसा समझ लो आप, अगर मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज देता है तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। मुकेश अंबानी ऑब्वियसली होल्ड्स मोर देन 10%, बट स्टिल, ठीक है। अगला देखो, ये 222F ये एडेड फ्रॉम दिस डेट है। इसके पहले ये सेक्शन नहीं हुआ करता था, 1 अक्टूबर 2024 को ही ये सेक्शन ऐड हुआ है। और जब ऐड हुआ है, ये क्या बोलता है? एनी पेमेंट बाय डोमेस्टिक कंपनी याद रखना, परचेस ऑफ इट्स परचेस ऑफ इट्स ओन शेयर इज डिविडेंड इन द शेयर होल्डर साइड, ठीक है। तो ये जो बात कर रहा है, ये बायबैक की बात कर रहा है, अपने शेयर वापस खरीद लिए शेयर होल्डर से कंपनी ने। तो अगर कंपनी शेयर वापस खरीदता है तो उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट होगा वो डीम डिविडेंड माना जाएगा 220F में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू कभी भी आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो डिविडेंड के हाथ में, आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा जितना भी अमाउंट आप रिसीव करते हो। और ये हमने देखा था कि जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उसे आप कैपिटल लॉस की तरह कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अंडर द हेड कैपिटल गेन, और जो आपको डिविड बायबैक के इसमें जो पैसा मिलेगा वो पूरा का पूरा डिविडेंड माना जाएगा। मीन्स अगर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 50 रुपीज और बायबैक प्राइस थी 100 रुपीज, तो ये पूरा का पूरा आईएफओएस में जाएगा, आईएफओएस, ठीक है। और ये जो है, ये कैपिटल गेन में कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड होएगा, सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर सकते, ठीक है, सिंपल। हाँ, तो चलो,
ये यहाँ तक ठीक था। और बिफोर 1/10/24 जो भी बायबैक था वो अंडर सेक्शन 115 क्यूए में उसको टैक्स लगता था, और जो कंपनी देती थी और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट था। ठीक है। तो पिछले साल जब ये रूल आया था, बहुत लोगों ने बहुत टैक्स प्लानिंग की। जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने पहले जल्दी बायबैक करना चालू किया ताकि शेयर होल्डर्स को फायदा पहुंचे। ठीक है। अगला, ये इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो देखो। लोन गिवन ड्यूरिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मनी लेंडिंग बिजनेस। अगर आपका मनी लेंडिंग का ही बिजनेस है और उसमें आप लोन देते हो, ये इस वाले बात की, इस वाले इसकी ये कर रहे हैं। हाँ, तो ये लोन और एडवांस 222E जो है ना, उसमें अगर आपका मनी लेंडिंग का बिजनेस ही है और अपने ऑर्डिनरी कोर्स में जो है लोन दिया है, तो फिर सवाल नहीं आता है। तो ऐसा कोई सेक्शन डीम डिविडेंड नहीं आएगा। When dividend declared later is set off against earlier year tax as deemed dividend. अगर आपने पहले डीम डिविडेंड मान लिया था, जैसे आपने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से जो डिबेंचर्स का हो गया है, या फिर रिडक्शन ऑफ कैपिटल में जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जो ये हो गया, उसको आप डीम डिविडेंड मान लिए थे और बाद में आपने सच में डिविडेंड दे दिया, तो वो पुराने वाले इसको हम ये मान लेंगे। ठीक है। या फिर लोन के भी केस में पुराने वाले इसको हम मान लेंगे कि वो, यानी अगली बार उसे टैक्स नहीं लगेगा, एक ही बार टैक्स लगेगा। पेमेंट्स ऑफ बायबैक बिफोर ये आर नॉट डीम डिविडेंड। ठीक है, बता दिया। वो 115 क्यूए में जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीमर्जर आर एक्सक्लूडेड। डीमर्जर के टाइम अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स होता है, तब अगर डिविडेंड जाता है तो उस पर नहीं लगता है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखो। मिस्टर यू होल्ड्स 30% इन XYZ। लोन टेकन फ्रॉम द कंपनी 5 लाख रुपए। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए का पूरा उसको टैक्स लग जाएगा। ठीक है। इफ कंपनी होल्ड्स पब्लिक लिमिटेड, ये कंपनी क्लोजली होल्ड को ही है, पब्लिक लिमिटेड को नहीं लगता है 210 रूल। ठीक है, हमने देखा। अब देखो, डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ईयर ऑफ डिक्लेरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में उसका टैक्स लगेगा। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कि मैं इस साल डिविडेंड दूंगा, या मैंने डिविडेंड बांट दिया, तो इसी साल, यानी ईयर ऑफ डिक्लेरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ही उसका टैक्स लगेगा। ठीक है। अगला है डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E। तो ईयर ऑफ पेमेंट, जब लोन एंड एडवांस दोगे तब उसे ये मैंने लोन एंड एडवांस देने की बात अभी कर दी, दिया 2 साल बाद, तो 2 साल बाद उस पर टैक्स लगेगा डीम डिविडेंड। ठीक है। इंटरिम डिविडेंड, जब कंपनी शेयर होल्डर्स को पे करेगी तब इंटरिम डिविडेंड पे टैक्स लगेगा। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं 56(2). ये बात करता है कैजुअल इनकम की। कैजुअल इनकम में क्या क्या आता है? लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, एनी अदर गेम्स ऑफ चांस, इन शॉर्ट जुआ, सट्टा, सुट्टा नहीं सट्टा। तो जुआ, सट्टा, ये जो भी है, इसको जो इससे आपको अगर कोई विनिंग होती है तो वो कैजुअल इनकम होती है। ठीक है। तो इस पे जो है टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 115BB में, जो बात करता है 30% प्लस सरचार्ज प्लस 4% सेस। और इस पे कोई डिडक्शन है, एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, फ्लैट 30% जो है आपको टैक्स लगेगा। इस पे ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको एक इसमें 1 लाख का प्रॉफिट हो, दूसरे में 50,000 का लॉस हुआ तो मैं सिर्फ 50,000 का टैक्स दूंगा, नहीं। जितना प्रॉफिट हुआ सब पे, लॉस इग्नोर। देखो, नो सेट ऑफ लॉसेस, लॉसेस को अपन जो करते हैं इग्नोर करते हैं। नो एडजस्टमेंट फॉर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, यानी आपकी अगर इनकम 0 रुपीज है, अदर इनकम, सिर्फ आपको आपको एक लॉटरी लगी है 1 लाख रुपए की, तो भी आपको 30,000 प्लस सेस इतना टैक्स भरना पड़ेगा। उसमें कुछ नहीं। ठीक है। 1 लाख फ्रॉम लॉटरी तो इतना ही उसको टैक्स भरना पड़ेगा। उसमें 2.5 लाख की लिमिट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। हार्श है पर काम भी गलत कर रहे हो तो टैक्स भी दोगे। इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन, यानी ऐसी बात है, अगर आपको लॉटरी लगे ना लगे, फायदा गवर्नमेंट का ही होगा। लॉटरी नहीं लगेगी तो गवर्नमेंट को लॉस देना नहीं है। लॉटरी लग जाएगी गवर्नमेंट को तो वैसे किसी ना किसी की लॉटरी लगेगी, टैक्स तो गवर्नमेंट को पहुंच नहीं है, यानी दोनों साइड से गवर्नमेंट का ही चीज है। ठीक है। अब अगली बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन ऑफ एनहांस फॉर ऑन एनहांस कंपेंसेशन। ठीक है। व्हेन कंपेंसेशन इज इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। तो ईयर ऑफ रिसीट में उस पर टैक्स लगेगा। हमने ऊपर देखा था कि ईयर ऑफ रिसीट में जब वो इंटरेस्ट रिसीव होएगा तब टैक्स लगेगा। ठीक है। ये सेक्शन में दिया है कि ईयर ऑफ रिसीट में ही टैक्स लगेगा। ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 50% ऑफ सच इंटरेस्ट अलाउड। अब 56(4) में बोलता है कि आपको अगर 1 लाख का मिलता है तो आप 50% डिडक्शन दो, सिर्फ 50,000 का टैक्स कर दो, यानी 50% आप डिडक्शन ले सकते हो। अगर आपको 10 लाख मिलता है तो आप 5 लाख का डिडक्शन ले लो, आपको सिर्फ 5 लाख
टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, अगला है एडवांस फॉरफिटेड ऑन फेल्यूर ऑफ, अगर आपने ये देखा होगा कि अगर आप कोई प्लॉट लेने जाते हो, आप कोई फ्लैट लेने जाते हो, तो आप पहले बुकिंग अमाउंट पे करके आते हो। ठीक है, आपने बोल दिया जो टोकन टोकन मनी जो बोलते हैं, आपने गया, मैं बोला मैं 1,01,01,000 रुपए में टोकन देता हूँ, बाकी पेमेंट हम बाद में, बाकी हम एग्रीमेंट करेंगे, पेमेंट कर दे। मैंने 1,01,000 रुपए दिए। बाद में मुझे पता चला कि वो जो घर है वो भूतिया घर था, वहां पहले भूत रहता था। मैंने उसे जाके बोल दिया कि भाई मुझे घर नहीं खरीदना। वो बोला ठीक है मत खरीदो, पर मैं जो टोकन मनी था वो रिटर्न नहीं करूंगा, ये मार्केट पॉलिसी। टोकन मनी वापस नहीं देते, एक बार आपने टोकन मनी दे दिया, यानी दे दिया, वो बाद में एडजस्ट होता है आपके टोटल सेल प्राइस से, पर रिटर्न नहीं होता है, रिफंड नहीं आता है। तो ठीक है, तो वो जो होता है, अगर मैं फोरफिट कर लिया, तो फोरफिट करने के बाद में मैं वो पकड़ लूंगा। ठीक है, मैं वो आईएफओएस में मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इफ रिसीव फॉरफिटेड अमाउंट टैक्सेबल एज आईएफओएस। ठीक है, पर पैर पर बिफोर ए वाई 15/16, ए वाई 15/16 यानी बिफोर 1/4/14, यानी फाइनेंशियल ईयर 14-15, ए वाई 15/16 यानी फाइनेंशियल ईयर 14-15। इसके पहले अगर ऐसा कोई मिलता था, तो उसे डायरेक्टली जो है, हम हाउस प्रॉपर्टी में जो कैपिटल एसेट है, अगर हाउस इसमें है कैपिटल गेन में, तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम ऐड कर देते थे, यानी कम कर देते, सॉरी ऐड नहीं कर देते, कम कर देते। ठीक है, रिसिव 2 लाख ऑन एडवांस ऑफ डील कैंसल, 2 लाख टैक्सेबल ऑफ आईएसओएस। यही 2 लाख उससे पहले मिलते थे, तो हम उसकी कैपिटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से 2 लाख रुपए कम करा देते थे। ठीक है, ऐसा करते थे। ओके, वैसे तो यूजुअली मैं बताऊं, जनरल लाइफ में ये जो टोकन मन दिया जाता है, कैश में दिया जाता है, कैश में देते हैं लोग। और उसके कैश में का तो कौन दिखा रहा है, कैश में मैं बोलूंगा मुझे मिला ही, ऐसी बात है रियल लाइफ में। ठीक है, अगला है 56-10, इंपॉर्टेंट वाला, गिफ्ट गिफ्ट और मनी और प्रॉपर्टी, गिफ्ट वगैरह मिलता है। ठीक है, अप्लाइज टू ऑल पर्सन, सबको लगता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फॉर्म, कंपनी, सबको। गिफ्ट आपको मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कुछ भी मिले तो सबसे पहला आप देखते हैं मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। आपको 50,000 से एक्सीड्स 50,000 अगर कुछ भी गिफ्ट मिलता है, तो वो एंटायरली टैक्सेबल हो जाएगा। ये नॉन रिलेटिव से, रिलेटिव यानी जो भी आपके ब्लड रिलेशन में, पापा मम्मी भाई बहन, बेटा बेटी, सब में इन लॉ लगा दो, सब में क्या बोलते, स्टेप लगा दो। ठीक है, इतने सब लोगों में अगर कुछ आता है आपको, तो उसे हम वो कितना भी दे सकते हैं। पर अगर नॉन रिलेटिव से आता है, आपके दोस्त ने दे दिया, आपकी गर्लफ्रेंड ने दे दिया, तो ये रिलेटिव नहीं है, गर्लफ्रेंड अभी रिलेटिव नहीं है, वाइफ बनेगी तब रिलेटिव होगी। ठीक है, तो वो एंटायर सम टैक्सेबल हो जाएगा अगर 50,000 से ज्यादा देते हैं, 50,000 से कम देते हैं नहीं होगा टैक्सेबल। ठीक है, मिस्टर आर रिसीव ये फ्रॉम फ्रेंड, तो पूरे 70,000 टैक्सेबल। 50,000 की एग्जेम्पशन लिमिट, पूरा 50,000 के पहले है नॉट टैक्स, 50,000 के ऊपर हो गया साल भर में, पूरा टैक्सेबल, पूरा ₹0 से लेके टैक्सेबल हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी अब, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन आपको एसडीवी ग्रेटर देन 50,000 है, तो पूरा एसडीवी टैक्सेबल हो जाएगा। आपको फ्लैट गिफ्ट कर दिया, आपकी गर्लफ्रेंड ने फ्लैट गिफ्ट कर दिया, अब आपके पास 10, आपको 1 CR का एक फ्लैट गिफ्ट करते हैं, तो पूरा 1 CR आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, जितना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पूरा टैक्सेबल। फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अब ये हो गया विदाउट कंसिडरेशन, अब अगला है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। आपको 1 करोड़ का प्लॉट 90 लाख में, 1 करोड़ का प्लॉट 90 लाख में बेच दिया, अब 90 लाख में बेचा, तो वो जो है वो 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन, यानी कैसे देखेंगे आप? अगर आपको जो है याद है, एग्जाम्पल देख लो कि आपको 1 CR का एसडीवी था, आपने उसे 90 lakhs में खरीदा है, आपका जो कंसिडरेशन पेड है। ठीक है, तो अब इनमें का डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस इज इक्वल टू 10 lakhs। तो 10 lakhs क्या है, तो हम देखेंगे 10 lakhs, तो पहला ये इधर 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन, 10% ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा, 9 lakhs। तो ये इन दोनों से इन दोनों से छोटा होना चाहिए, इन दोनों यानी 9 लाख से छोटा होना चाहिए, इन दोनों में का हायर लेंगे, तो 9 लाख से कम है क्या, नहीं है, उससे भी ज्यादा है, तो पूरा 10 लाख जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। यही अगर ये सेम अगर डिफरेंस होता था, डिफरेंस अगर 5 lakhs होता था, तो 5 lakhs 9 लाख से कम है, लोअर है, तो फिर हम क्या बोलते हैं, टैक्सेबल नील होता था। ठीक है, समझा, इजी है ये। 48C जैसा टॉइक, 50C जैसा पॉइंट है। ठीक है, वैसा फ्लैट बॉट
एसडीवी डिफरेंस जो है 5 लाख है, ग्रेटर देन 10% है तो पूरे 5 लाख टैक्सेबल। इफ डिफरेंस इन दोनों से कम है नॉट टैक्स, ठीक है, ऐसा ही हमने एग्जांपल देखा। डेट ऑफ इज नॉट इक्वल्स टू एसडीवी कैन बी टेकन इफ ये भी सेम सेक्शन 50C वाला पॉइंट है। याद रखना कि अगर एग्रीमेंट डेट का एसडीवी आपको लेना है तो उस दिन आपने अगर कुछ पेमेंट किया है अकाउंट पे चेक या फिर ई मोड ऑनलाइन मोड से पे किया तो ठीक है। अगला है मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। अगर एफएमवी ग्रेटर देन 50 के है तो पूरा एफएमवी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, एफएमवी माइनस प्राइस अगर ग्रेटर देन 50 है तो डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। यानी सब जगह 50,000 की लिमिट है। 50,000 से ज्यादा का मुफ्त मिला या जो आपको जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है वो 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इफ एफएमवी ऑफ 2 लाख, शेयर फोल्ड 1.3 लाख टैक्सेबल। इफ रिसीव्ड गिफ्ट और 90 के टैक्सेबल, पूरा taxable, ठीक है। अब एग्जेम्प्ट रिसीट्स है। अगर कोई ये आपको ये जो आइटम्स है ये 56(2)(10) में टैक्सेबल नहीं है। अगर ऐसे आपको कोई आइटम मिलता है तो पहला आप देख लो फ्रॉम रिलेटिव से अगर मिलते हैं। मैरिज में आपको कुछ भी मिले टैक्सेबल नहीं है, पर मैरिज एनिवर्सरी पे मिलता है टैक्सेबल है। कोई लोग करते हैं 25th मैरिज एनिवर्सरी, उस पर टैक्सेबल। पर अगर कभी टैक्स आपको यही नहीं है, एग्जेप्ट मैरिज पे आपकी मिल रही है, आपको 1 करोड़ कैश आ गई मैरिज को, पूरा एग्जेप्ट, नथिंग। आपको विल रिटर्न्स में मिलता है, फादर की डेथ हो गई सन को मिल गया तो भी कोई टैक्स नहीं। इनकम डेथ ऑफ पेयर, अगर डेथ ऑफ पेयर के इस पे मिलता है सिंपल। फ्रॉम लोकल अथॉरिटी मिलता है, चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से मिलता है। उसके बाद में कोविड रिलेटेड रिलीफ मिलता है आपको, ये एग्जाम्पल है। फ्रॉम ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव मिलता है तो ये एग्जाम्पल है। अब डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव क्या है? स्पाउस, ब्रदर सिस्टर ऑफ सेल्फ, और स्पाउस ब्रदर सिस्टर ऑफ पेरेंट्स, लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ सेल्फ स्पाउस एंड देयर स्पाउसेस फॉर एक्चुअल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। ये नहीं याद रखना, माता पिता, भाई बहन, बच्चा बच्ची, उनके यानी सारे इन लॉस और सारे स्टेप, ठीक है। और पापा के भाई बहन भी, ठीक है, यानी पेरेंट्स के भाई बहन, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, 75,000 कैश फ्रॉम फ्रेंड मिलेगा, पूरा टैक्सेबल। 60K गोल्ड फ्रॉम अंकल, पूरा टैक्सेबल। नहीं, पूरा टैक्सेबल नहीं, सॉरी, अंकल जो है रिलेटिव है, पापा के भाई बहन, तो वो रिलेटिव है। रिलेटिव 60,000 का, 60 लाख का गिफ्ट देते, एग्जाम्प्ट है। कार गिफ्ट फ्रॉम 50 फ्रॉम फ्रेंड, तो कार जो है कैपिटल असेट ही नहीं है, हमने पहले ही पढ़ा है कैपिटल गेन में। अगर जो आइटम कैपिटल असेट ही नहीं है वो गिफ्ट कैसे बनेगा? तो कार कितने की भी मिल जाओ, ये कार वाला एग्जाम्पल मस्त है, मुझे मस्त लगता है। मुझे अपने इंटर में भी बहुत परेशान कर, यानी कंफ्यूज होता है, हम भूल जाते हैं कि कार मिली है 5 लाख की, कार 50 लाख की मर्सिडीज दे दो, नहीं, नॉट प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन ये, तो उस पर ये टैक्सेबल नहीं होएगा, ठीक है। तो लैंड फ्रॉम फ्रेंड मिला एसडीवी 6 लाख, पूरे एसडीवी 50,000 से ज्यादा है टैक्सेबल। शेयर्स मिले और ज्वेलरी मिली, एग्रीगेट जो है 50,000 के ऊपर है, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको कंपेंसेशन मिलता है टर्मिनेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर आपको जो है जॉब से निकाल दिया एक्स पर्सन को, अब उसको जो है जॉब से निकाल दिया तो उसे कुछ कंपेंसेशन दिया जाता है कि भाई तू जॉब छोड़ के जाए, ये ले तेरी 2 मंथ की सैलरी और कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, तो 2 मंथ की सैलरी देते तो वो पूरी की पूरी IFRS में टैक्सेबल हो जाएगी। एम्प्लॉय रिसीव्स फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन टैक्सेबल IFRS। सम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नॉट एग्जेम्प्ट अंडर 1010D। वैसे तो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो ये आता है, क्या बोलते हैं उसे, जो ये आता है, प्रोसीड्स आते हैं, वो एग्जाम्प्ट होती है। पर अगर ऐसी कोई ये है, ये वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करती है तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो IFRS में टैक्सेबल हो जाएगी। अब देखते हूँ एग्जाम्प्ट क्या क्या है। तो बिफोर 143 वाली पॉलिसी इशूड है वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। 143 से लेके 31/12/2012 तक है, यानी 2003 से लेके 2012 के बीच की है। तो प्रीमियम अगर ग्रेटर देन 20% है तो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अगर हाइयर देन 20% है तो ये फिर 12 से लेके 13 एक साल के लिए 10% का है। ऑन और आफ्टर 1413 डिसेबल्ड वालों के लिए 15% है। अगर कोई बंदा डिसेबल्ड है तो उसके लिए 15। 1413 से सबके लिए 10% हो गया, ये और ये सेम, ये बस डिसेबल्ड वालों के लिए अलग से आ गया। और आफ्टर 1423 के लिए एग्जेम्प्ट ओनली इफ प्रीमियम इज लेस देन एग्रीगेट ऑफ ऑल पॉलिसी। और 1413 के बाद से कैसा आया है कि अगर प्रीमियम 5 लाख से कम है तो ही जो है उसका पॉलिसी है। अगर आपका प्रीमियम
दस 5 लाख से ऊपर है, 10 लाख है, पर वो ये 10% वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो भी उस पर टैक्स लगेगा प्रोसेस पे, ठीक है। इफ मैच्योरिटी प्रोसेस आर रिसीव्ड ऑन डेथ ऑलवेज एक्सेप्ट, डेथ के लिए हमेशा एक्सेप्ट है, डेथ के लिए इस पे नहीं, ठीक है। वहां मजाक नहीं करती गवर्नमेंट, ठीक है। और एक्सिट्स ग्रेट परसेंट अंडर, ये वाला एक पॉइंट देख लो, एक प्रीमियम अगर 5 लाख से ज्यादा है या फिर वो परसेंटेज की लिमिट ये करता है तो टैक्सेबल, ठीक है। 1423 एनुअल प्रीमियम 6 लाख, मैच्योरिटी 9 लाख, नॉट एग्जेप्ट, टैक्सेबल एज आईएफआरएस क्यूब क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 लाख, ठीक है। अब डिडक्शन, इसमें से कुछ कुछ डिडक्शन अलाउ होती है, जैसे हम देख लो डिविडेंड, डिविडेंड अदर देन सेक्शन 222 म्यूचुअल फंड इनकम, इस पे सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ होता है, नो अदर क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस अलाउड अगेंस्ट डिविडेंड ऑफ से कंपनी और म्यूचुअल फंड का जो आता है डिविडेंड पे म्यूचुअल फंड अगर है तो उसमें भी सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ होता है, वो भी सिर्फ 20। अगर आपको 100 रुपीज का डिविडेंड मिलता है तो उसमें से सिर्फ 20 ही मैक्सिमम होता है, भले आपने 80 रुपए इंटरेस्ट पे किया, मैक्सिमम आपका जो माइनस होगा वो 20 की होगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे भी रीजनेबल कमीशन, ऐसा नहीं आप 80% कमीशन दे रहे हो और डिडक्शन ले रहे हो, वैसा रीजनेबल अगर कमीशन है तो मिल जाएगा। सुपर एन्युएशन रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉयज किया है, अलाउड इफ डिपॉजिटेड बिफोर ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के पहले डिपॉजिट कर दिया है तो फिर उसपे क्या बोलते हैं डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। लेटिंग ऑफ प्लांट मशीनरी तो रिपेयर इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन का अलाउ हो जाएगा। फैमिली पेंशन है तो लोअर ऑफ 1/3 ऑफ इनकम और 15,000, ठीक है। तो 1/3 ऑफ इनकम या फिर 15,000 जो भी है उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, सिंपल है, ज्यादा याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपेंसेशन पे मिलता है इस पे फ्लैट 50% का कंपेंसेशन, ये एनहांस्ड वाला कंपेंसेशन है। अदर इनकम पे एनी इनकम होली और एक्सक्लूसिवली अगर किया गया तो सिर्फ इसमें एक ही याद रखने वाला पॉइंट है डिविडेंड। डिडक्शंस नॉट अलाउड सेक्शन 58 में, पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, इंटरेस्ट सैलरी पेएबल अब्रॉड विदाउट टीडीएस अलाउड नहीं है, टीडीएस डिफॉल्ट ऑन रेसिडेंट पेमेंट 30% डीलक्स अलाउड, यानी आपने विदाउट टीडीएस अगर 100 रुपीज का पेमेंट कर दिया तो 30 रुपीज जो है वो उसका एक्सपेंस एक्सपेंस नॉट अलाउड, ठीक है। 70 का अलाउड है, ठीक है, 70 का अलाउड है और 30 का नॉट अलाउड है, ठीक है। एक्सेस अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन, उसका भी एक्सपेंस नहीं अलाउ होता है। उसके बाद में कैश पेमेंट ग्रेटर देन 10,000, अगर आप 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट करते हो तो भी उसका ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला है स्पेशल टैक्स रेट फॉर आईएफओएस, लॉटरी बेटिंग गैमलिंग अगर करते हैं तो 115 बीबी में 30%, नो डिडक्शन लॉस सेट ऑफ कुछ भी नहीं। अनएक्सप्लेन्ड आपके पास कोई कैश है, आपने रेड या रेड टू मूवी देखी होगी, उसके पास वो कौन सा क्या विलन का नाम भी नहीं पता है मुझे, रितेश देशमुख था, उसे बहुत रेड टू में बहुत पैसा मिलता है उसका, तो उसे उसे 60 प्लस 25% प्लस सेस इतना सब मिला के इफेक्टिवली 78% का टैक्स देना पड़ता है उसके। नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम 30%, नो डिडक्शन लॉस सेट ऑफ कुछ भी नहीं, अदर इस पे नॉर्मल रेट से लगता है पर उस पर 50% डिडक्शन मिलते हैं। अगला है डीम्ड इनकम, इफ ट्रेडिंग लायबिलिटी अलाउड एज एक्सपेंस इज लेटर रेमिटेड सीज्ड और एन इज रिकवर्ड टैक्सेबल अंडर ये, अगर आपको ट्रेडिंग लायबिलिटी अर्लियर जो है एक्सपेंस की तरह ये की थी तो वो अगर रुक गई है तो फिर अभी उसे आईएफएस में टैक्सेबल कर देंगे। तो समझ लो बैड डेट रिकवर्ड एज 20,000 अर्लियर, आपने बैड डेट का अपने पीजीबीपी में डिडक्शन ले लिया था 20,000 रुपए का, अभी जो है बैड डेट रिकवर हो गया तो वो तो एक्सपेंस हुआ नहीं आपका, आईएफएस में टैक्सेबल कर दो उसे, ठीक है। अभी हम चलो देखते हैं मेगा इलस्ट्रेशन। हाँ तो अभी ये मेगा इलस्ट्रेशन बनाया है मैंने, इसमें सारे जो मैंने ट्राई किया है मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सारे इसमें ऐड हो जाए, ठीक है। तो मिस्टर रवि है रेसिडेंट इंडिविजुअल, उसका 24-25 का फॉलोइंग आइटम दिया है। तो पहला उसे डिविडेंड मिला इंडियन कंपनी से, टैक्सेबल है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मिले, टैक्सेबल है। कमीशन टू बैंकर उस मिला है उसे, अच्छा कमीशन टू बैंकर ये इसके अगेंस्ट का एक्सपेंस है, ठीक है। कमीशन टू बैंकर लिखा है यानी उसे दिया है, एक्सपेंस है तो ये अलाउ होएगा, तो ये इसका क्या बोलते हैं डिडक्शन मिलेगा, माइनस होएगा। फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, टैक्सेबल होएगा इसके अगेंस्ट में। फिर इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपेंसेशन टैक्सेबल, इसके अगेंस्ट में सेक्शन 57 में हमें 50% का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। फैमिली पेंशन है टैक्सेबल होएगी, पर इसके अगेंस्ट में भी हमें जो है एग्जेम्पशन मिलेगा, एक तो 1/3 ऑफ इनकम या फिर और ये एनुअल दिया है ना, 1/3 ऑफ इनकम और 15K पर मंथ, ठीक है। पीएम 15K पर एनम, सॉरी
इतना उसे डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद में कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड टैक्सेबल है। बुलियन गिफ्ट एफएमवी जो है 50,000 से ज्यादा टैक्सेबल है। एडवांस फोरफिटेड टैक्सेबल है, डेट नहीं दी है, हम मानेंगे इसी साल का ये। टर्मिनेशन कंपेंसेशन टैक्सेबल है। LIP मैच्योरिटी प्रीमियम जो है 6 लाख है, मैच्योरिटी 9 लाख मिलने वाला, 5 लाख से ज्यादा टैक्सेबल है। इंटरेस्ट पेड टू अर्न डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड ये मैक्सिमम 20% तक मिलता है। तो मैक्स इसमें कितना दिखा था 10%, -20% कितना होता है इसका 8K। तो 8K ही है ना यहाँ पे, हाँ 8K ही है, तो ये 32K हो जाएगा। तो हम देखते हैं डिविडेंड इनकम 8K माइनस माइनस 8K 32K, ठीक है। उसके बाद में जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है तो 20 - 1 19,000, ठीक है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन इनहांस कंपेंसेशन उसमें 50% का हम डिडक्शन लेंगे, तो ये हो गया 60K माइनस 50%, ठीक है, तो 30K। उसके बाद में फैमिली पेंशन 48,000 में से 1/3 और 15K, तो इसका 1/3 होता है 16K और 15K, विच और इज लोअर, तो 15K का डिडक्शन मिलेगा, तो 33K। कैश गिफ्ट ऑफ 55,000, बुलियन मिला है 65,000, फॉरफिटेड मनी 70, टर्मिनेशन कंपनसेशन 150 और LIP हो गया 3 लाख। अब 3 लाख ही टैक्सेबल क्यों होएगा, क्योंकि जो है 9 लाख था, उसमें से 6 लाख तो मैंने दिए थे, तो इसमें भी 9 लाख माइनस 6 लाख, 3 लाख ये टैक्सेबल हो गया, ठीक है। तो 3 लाख, तो टोटल हो गया 854। अब इस पे हम टैक्स कैसे निकालेंगे, तो 854 में से सिर्फ ये 1 लाख जो है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इस पे 30% लगेगा, और बचे हुए सब नॉर्मल रेट से होगी। तो 1 लाख पे 30% से लगेगा, और लेस बैलेंस पे नॉर्मल स्लैब रेट से लगेगा। नॉर्मल स्लैब रेट जो भी है, अगर वो 115 BAC लेता है तो अलग है, उससे ऑप्ट आउट करता है तो अलग है, ठीक है। तो अब क्विक रिवीजन समरी भी एक बनाई है, तो ये आप लोग देख लेना, इसमें कुछ खास अलग से लिखा नहीं है। ये सेक्शंस आपको इसमें से 56 to 10 याद होना चाहिए, ये वाला 56 to 10 वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरफिटेड मनी का भी अगर कर सको तो ऐड कर लो, और डिविडेंड के जो सेक्शन से याद कर लो, इससे ज्यादा कुछ मेरे हिसाब से याद करने लायक है नहीं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में और तो कुछ है नहीं, तो चलो दैट्स इट, इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। चलो बाय बाय।